हेलो दोस्तों, आज हम क्लास 6 एनसीईआरटी हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर करेंगे। तो फर्स्ट चैप्टर क्या है, इसमें हम देखेंगे कि इतिहास के बारे में हमें क्या पता चलता है, कब क्या हुआ था, कहाँ और कैसे, इन सभी सवालों के हम जवाब इस चैप्टर के माध्यम से करेंगे पता। तो अब देखिए कैसे पता लगाएं। अगर कोई भी चीज़ हमें पता लगानी हो तो हम कैसे पता लगाएं। हम आप खुद सोचिए कि अगर हम कल की बात करेंगे कैसे पता लगाएं, तो हम किसी अपने घर में से किसी को पूछ सकते हैं, या फिर सोशल मीडिया आजकल तो हम कहीं भी देख सकते हैं कल क्या हुआ था, न्यूज़पेपर देख सकते हैं, कहीं से भी हमें बहुत इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि कल क्या कुछ हो रहा था दुनिया में। तो अब देखिए, अगर हम थोड़ा इसके और पीछे जाएँ, ये तो होगी कल की बात, मतलब येस्टरडे की। अगर हम एक वीक पीछे जाएं तो भी हमें सोशल मीडिया के थ्रू पता चल जाएगा। अगर हम 1 मंथ पीछे जाएं फिर भी पता चलेगा। साल बाद हमें कम से कम मतलब कि 10 मतलब अगर हम 10-20 साल भी पीछे जाएं ना, तो फिर भी हम अपने घर में जो बुज़ुर्ग होते हैं उनसे पता लगा सकते हैं कि क्या हुआ था। लेकिन हज़ारों साल पहले क्या हुआ था, अगर हम इसमें हज़ारों साल की बात कर रहे हैं, हज़ारों साल, क्योंकि अब देखिए किसी की एज इतनी तो होती नहीं कि कोई 1000 साल तक जिंदा रहे और हमें बता दे भी भाई 1000 साल पहले ये कुछ हुआ था। ऐसा नहीं होता। हमें कम से कम मतलब कि 10, 20, 50 साल तक हमें पता चल सकता है कि 50 साल पहले भी क्या हो रहा था, क्या नहीं हुआ था। लेकिन अगर हम हज़ारों सालों की बात करें तो जो इतिहास है वो बहुत हज़ारों वर्ष पुराना है। तो उसके बारे में हमें जानकारी जो अभिलेख हैं, मतलब कुछ ऐसे स्रोत मिलते हैं, कुछ ऐसे प्राचीन इतिहास के जो स्रोत मिलते हैं, उसके माध्यम से हमें पता चलता है कि प्राचीन इतिहास में क्या कुछ हो रहा था। अब देखिए हम क्या कुछ जान सकते हैं इसके बारे में, हमें क्या क्या पता कर सकते हैं। हम सारा कुछ ही पता कर सकते हैं, जैसे कि उस समय लोग कहाँ रहते थे, क्या खाते थे, किस तरह के घरों में रहते थे, क्या कुछ पसंद करते थे, है ना। और इसके बारे में हम जैसे कि अखेटक होते हैं शिकारी, जो लोग शिकार करते हैं उनको अखेटक कहा जाता है। पशुपालक जो पशु पालने वाले, कृषि जो खेती बाड़ी करते हैं, शासक जो राजा महाराजा, व्यापारी जो ट्रेडर्स होते हैं व्यापार करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह, पुरोहित, शिल्पकार, कलाकार, संगीतकार या फिर वैज्ञानिक, सभी के जीवन के बारे में हम पता लगा सकते हैं। इसके अलावा हम बच्चों के बारे में भी नॉलेज ले सकते हैं, मतलब जानकारी ले सकते हैं कि बच्चे कौन से खेल खेलते थे, कौन सी कहानियाँ सुनते थे, क्या कुछ करते थे, क्या कुछ नहीं, कौन से नाटक देखा करते थे, कौन से गीत गाते थे, उन्हें क्या पसंद था क्या नहीं। तो इन सब के बारे में हम जानकारी पता कर सकते हैं। लेकिन प्राचीन जो इतिहास के हमें स्रोत मिलते हैं उसके माध्यम से, क्योंकि हज़ारों साल पुरानी तो हमें कोई वीडियो नहीं मिलेगी, कोई हमें न्यूज़ नहीं मिलेगी, क्योंकि उस समय पर तो इतनी टेक्नोलॉजी आई ही नहीं थी। आजकल सोशल मीडिया है, अगर आप कुछ भी गूगल में या कहीं भी सर्च करेंगे तो आपको कम से कम वो 100-200 साल, मतलब काफ़ी साल पुरानी बातें आज भी वो बता देते हैं। तो अब देखिए लोग कहाँ रहते थे इतने साल पहले, हज़ारों वर्ष पहले, लाखों वर्ष पहले की बात हो रही है भी। लोग कहाँ रहते थे, नदी के तट पर रहते थे, जो नर्मदा नदी है। और यहाँ पर रहने वाले जो लोग थे, शुरुआती लोग थे, उनमें से कुछ क्या थे, संग्राहक थे। संग्राहक वो होते हैं जो कि आसपास के जो जंगलों से भोजन इकट्ठा करते हैं और अपने भोजन में वो क्या कुछ इकट्ठा करते हैं। उस समय तो इतना ज़्यादा नहीं मतलब विकसित हुआ था मस्तिष्क, जो मानव का जो दिमाग था कि वो कृषि करे। धीरे धीरे कृषि भी विकसित होने लगी थी, लेकिन उससे पहले वो जड़ें खाते थे, फलों और जंगलों के बाकी जो उत्पाद है जंगलों से इकट्ठा करते थे, तो उन्हें कुशल संग्राहक के नाम से जाना जाता है। और वो जानवरों का शिकार भी करते थे, इसी वजह से उन्हें अखेटक कहा जाता है। अब देखिए आगे, ये हमने नर्मदा नदी की बात की कि नर्मदा नदी के किनारे जो आरंभिक मानव रहता था वो अपने आसपास के जंगलों से ये भोजन इकट्ठा करता था, इसी वजह से उन्हें संग्राहक का नाम दिया गया। वो जंगलों में से जानवरों का शिकार करता था, फिर उसे अखेटक का नाम दिया गया। अब हम बात करते हैं सुलेमान और किर्थक की पहाड़ियाँ। ये स्थान इतने क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर 8,000 साल पहले लगभग, ये अप्रॉक्सीमेट बताया गया, एग्जैक्टली नहीं है कि अगर 8,000 बोला तो इट मीन्स कि आज से 8,000 साल पहले की ही बात है। हो सकता है 5-10 साल 20 साल आगे पीछे भी हो सकते हैं। तो लगभग इतने साल पहले स्त्री पुरुष ने सबसे पहले गेहूँ
और जौ जैसी फसलों को उपजाना शुरू किया था। तो आपको ध्यान में रखना है, सबसे पहले गेहूं और जौ को उपजाया गया था और फिर उन्होंने भेड़, बकरी, गाय, बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना भी शुरू कर दिया था, क्योंकि जब उन्हें पता चला कि हम कृषि कर सकते हैं, मतलब खेती बाड़ी कर सकते हैं, फसलों का उत्पादन कर सकते हैं, फिर उन्होंने क्या किया, अब भेड़ बकरी पालने शुरू कर दिए, गाय बैल, क्योंकि वो उनके लिए बहुत अच्छा एक स्रोत होते थे, वो भी भोजन संग्रह की तरह ही उनका साथ देते थे। जैसे बकरी से दूध वगैरह है ना, दूध से दही मक्खन जो कुछ भी अपने वो ज़रूरतें पूरी करते थे और उसके साथ ही वो जानवरों का मांस भी उनके काम आता था। तो इसी वजह से फिर उन्होंने धीरे धीरे पशुओं को पालतू बनाना शुरू कर दिया और फिर धीरे धीरे गांव बनने शुरू हो गए। अगर हम मतलब लाखों साल पहले की अगर हम बात करें तो जो गांव बने थे वो सबसे पहले, अगर हम आदि मानव की बात करें तो आदि मानव कहाँ रहता था, जंगलों में रहता था। उस समय कोई घर नहीं होते थे, कोई जो गांव नहीं बने होते थे, कोई शहर नहीं होते थे, नगर कुछ नहीं होता था। लेकिन धीरे धीरे उसका मतलब मानव का विकास होने लगा और फिर धीरे धीरे उन्होंने भोजन इकट्ठा किया, कृषि करनी शुरू कर दी, फिर पशु पालने शुरू किए, फिर घर बनाने लगे और घर बनाकर फिर गांव बनने लगे। इसी तरह से एक पूरा जो मानव का जीवन है वो विकसित हो रहा था। उत्तर पूर्व में जो गारो की पहाड़ियाँ और मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियाँ हैं, वहाँ पर सबसे पहले कृषि का विकास हुआ था। कृषि सबसे पहले यहाँ पर की गई थी, जहां पर सबसे पहले चावल उपजाया गया था और वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित थे। अब मैप पर इन लोकेशन को हम देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे नर्मदा नदी के बारे में। तो नर्मदा नदी के आसपास में आप देख सकते हैं, ये है नर्मदा नदी, ये देखिए। तो इसके आसपास जंगल है। आज भी जब हम देखते हैं तो मध्य भारत में जंगलों का जो मतलब की संख्या बहुत ज़्यादा है, जंगलों का प्रतिशत जो वनों की जो अधिक मात्रा है वो जो मध्य भारत में ही पाई जाती है। तो इसी के यहाँ नर्मदा नदी बहती थी, तो इसके आसपास के जंगलों से भोजन इकट्ठा करते थे और शिकार करते थे जानवरों का। उसके बाद हमने देखा सुलेमान और किरथर की पहाड़ियाँ। तो ये पहाड़ियाँ हमें आज के पाकिस्तान में नज़र आती हैं, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की जो बाउंड्री है उसके उस पर, क्योंकि उस समय पर जो भारत एक उप महाद्वीप माना जाता था, मतलब होता था उस समय पर। लेकिन बाद में क्या हुआ, पाकिस्तान अलग हो गया, अफ़गानिस्तान, इधर बांग्लादेश और यहाँ पर म्यांमार भी। तो इसी तरह से जो किरथर और सुलेमान की पहाड़ियाँ हैं, यहाँ पर सबसे पहले कृषि में भी सबसे पहले गेहूं और जौ फसलों को उपजाना शुरू किया गया था और इसी के आसपास ही फिर गांव बनने लगे। गांव बने, फिर उन्होंने पशु पालना शुरू किया। इसी तरह से उनका जीवन विकसित होता गया। और इसके बाद जो अगर हम मध्य भारत में देखें, जो विंध्य पहाड़ियाँ हैं, यहाँ पर आपको दिख रही होंगी, ये रही विंध्य पहाड़ियाँ। तो इसके जो ऊपर वाला ये नॉर्थ वाला पार्ट है, इसमें सबसे पहले चावल उपजाया गया था। और गारो और जो खासी पहाड़ियाँ यहाँ पर देखिए, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में आती है गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियाँ, आपने सुनी होंगी। इन पहाड़ियों में जो फसलें थी वो उपजानी शुरू हो गई थी और कृषि यहाँ पर विकसित हुई थी। अब देखिए सिंधु नदी आप देख सकते हैं और गंगा नदी भी देख ही लीजिए। सिंधु नदी ये देख सकते हैं आप, सिंधु नदी, और इसमें जो छोटी छोटी नदियाँ आकर मिली हैं, इधर से आई, इधर से छोटी छोटी नदियाँ, तो ये उसकी सहायक नदियाँ होती हैं। सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो छोटी छोटी नदियाँ होती हैं और फिर बड़ी नदी में जाकर मिल जाती हैं। तो सिंधु की सहायक नदियाँ आप देखिए, झेलम, चेनाब, रावी, सतलुज, व्यास और इधर काबुल नदी है। तो इसी तरह से ही गंगा जो है, इसकी यमुना सहायक नदी है, चंबल है, सोन है। इसी प्रकार से यहाँ पर ब्रह्मपुत्र भी गंगा की सहायक नदी है। सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो बड़ी नदी में मिल जाती हैं। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन नदियों के किनारे कुछ नगर बनने शुरू हो गए थे। तो अब देखिए, आप सोचिए, नदियों के किनारे ही नगर क्यों बने थे? इससे उनकी बहुत सारी ज़रूरतों को पूरा किया जा सकता था, क्योंकि वहाँ पर पानी नदियों में आसानी से मिल जाता है। एक तो जो नदियों के आसपास का जो ज़मीन होती है वो उपजाऊ होती है, वहाँ पर कृषि बहुत अच्छे से होती है। दूसरा फ़ायदा ये है कि अगर उन्हें पानी की ज़रूरत होती तो वो नदी से ले लेते, आसानी से मिल जाता। तीसरी ये भी है कि जो नदियों के आसपास का जो क्षेत्र होता है वहाँ पर जंगल पाए जाते हैं,
तो उन जंगलों में लोग रहते थे और जंगलों में से भोजन इकट्ठा करना, जो कृषि करना, जानवरों का शिकार करना उनके लिए आसान होता था। तो फिर शुरुआती जो नगर थे वो यहीं पर नदियों के किनारे ही फले फूले थे। गंगा और इसकी सहायक नदियों के किनारे समुद्री तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। तो ये आपको एग्जैक्ट याद नहीं रखना है ईयर कौन सा था, बस आप इतना माइंड में रखिए कि हाँ इतना टाइम पहले, इतना समय पहले यहाँ पर कुछ ये चीज़ हुई थी। अब देखिए गंगा में के जो दक्षिण है, मतलब गंगा आप नदी देखेंगे तो उसका जो साउथ एरिया, उसके नदियों दक्षिण में नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था और आज उसे हम बिहार कहते हैं। तो पहले मगध का नाम दिया जाता था। इसके शासक बहुत शक्तिशाली होते थे। उन्होंने एक बहुत बड़ा अपना साम्राज्य स्थापित किया हुआ था। देश के बाकी हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई थी। तो इसी तरह लोग फिर शासक बनने लगे। जब गांव बने तो उसी तरह से उन गांवों में से शासक बनने लगे। और इसके अलावा भारत के जो बाहरी क्षेत्र है वहाँ से भी बहुत से शासक आकर भारत में उन्होंने राज किया था। अब देखिए लोगों ने सदैव ही उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की है। कभी कभी हिमालय जैसे पर्वत, पहाड़ी, रेगिस्तान, नदियाँ, समुद्रों के कारण यात्रा उनकी बहुत ही जोखिम भरी, मतलब बहुत रिस्क वाली होती थी यात्रा, लेकिन फिर भी यात्रा करते थे, फिर भी वो कर लेते थे यात्रा। ऐसा अगर आज हम देखें कोई काम हमें डिफ़िकल्ट लगता है ना तो हम छोड़ देते हैं कि ये तो भाई डिफ़िकल्ट है, हम नहीं कर पाएंगे। लेकिन उस समय आप सोचिए जो इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, पहाड़ियाँ, पर्वत हैं, रेगिस्तान है और नदियाँ, उनको पार कर लेते थे। कभी लोग काम की तलाश में जाते थे, कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण। प्राकृतिक आपदा क्या होती है? जैसे कि जो प्राकृतिक कोई भी मुसीबत आती है, जैसे भूचाल आ गया, तूफान आ गया, सुनामी, तो ये सभी जो नेचुरल डिज़ास्टर होते हैं तो इनके कारण भी वो एक जगह से दूसरी जगह बदला करते थे। कभी कभी सेना एक दूसरे क्षेत्रों पर भी विजय हासिल करने के लिए जाती थी। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो पूरे हम प्राचीन भारत की बात कर रहे हैं, प्राचीन काल की, कि उस समय में ऐसा होता था। एक तो प्राकृतिक आपदा के कारण लोग जगह बदलते थे, दूसरा काम की तलाश में कि अगर एक जगह पर काम नहीं मिल रहा तो दूसरी जगह जाकर काम कर लेते थे। आज के अगर हम आज वो से कनेक्ट करें तो आज भी हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ से मतलब लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं सिर्फ काम करने के लिए। कभी कभी जो सेना होती थी, जब शासक बनने शुरू हुए फिर उन्होंने सेना रखी और सेना ने फिर अपना जो विस्तार करना शुरू किया था। सेना दूसरे क्षेत्रों पर कब्जा करने के लिए भी जाती थी। इसके अलावा व्यापारी जो होते थे, ट्रेडर्स, अब आप देखिए व्यापारियों का काम क्या होता है? व्यापार करना। तो एक जगह पर रहकर तो व्यापार नहीं कर सकते थे क्योंकि उस समय पर तो इतनी बड़ी मार्केट नहीं होती थी। तो इसी वजह से उन्हें फिर यात्रा करनी पड़ती थी एक स्थान से दूसरे स्थान तक। और कभी वो जहाज़ों में जाते थे अपने साथ बहुत कीमती वस्तुएं लेकर। धार्मिक गुरु क्यों यात्रा करते थे? क्योंकि उन्होंने लोगों को शिक्षा, सलाह देने के लिए यात्रा करनी पड़ती थी। और फिर वो एक गांव से दूसरे गांव जाते थे, एक कस्बे से दूसरे कस्बे तक। और कुछ लोग नए और रोचक स्थानों का खोज करने के लिए भी जाते थे। होते हैं ना कुछ लोग ट्रैवलर्स होते हैं, जो आज के भी हम कॉन्टेक्स्ट में देखें ना तो बहुत सारे ऐसे यात्री होते हैं जो सिर्फ अच्छी अच्छी प्लेसेस को डिस्कवर करने के लिए जाते हैं। तो इसी तरह कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को खोजने की उत्सुकता में यात्रा करते थे। इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचार जानने का मौका मिला। इसी तरह से हमारी संस्कृति का आदान प्रदान हुआ और फिर अपनी जो संस्कृति भारत की वो आगे बढ़ती गई। अब देखिए आज के कॉन्टेक्स्ट में हम देखें कि आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं। तो ये आपके लिए क्वेश्चन है, आप अपने मन में सोच सकते हैं, मतलब आप कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं कि लोग यात्राएं क्यों करते थे। अब देखिए इसके अलावा अगर हम देखें पहाड़ियाँ, पर्वत, समुद्र इस उपमहाद्वीप की एक प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। मतलब ऐसा है ना, जो जहाँ पर जैसे पहाड़ आ गए तो हिमालय जो पहाड़ है, तो ऐसे पता चल जाता है कि हिमालय पहाड़ तक जो भारत की एक सीमा है। हालांकि लोगों के लिए इन सीमा को पार करना आसान नहीं था। जिसने ऐसा चाहा वो कर सके, पर्वत की ऊंचाइयों को छू सके, गहरे समुद्रों को पार किया। उपमहाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग आए थे और यहीं पर ही बस गए थे। लोगों के हम आवागमन ने, लोगों का ये आवागमन मतलब कि जो एक जगह से दूसरी जगह आना जाना, जिसे आवाजाही बोलते हैं।
आवागमन ने हमारी संस्कृति परंपराओं को समृद्ध किया। कई सौ वर्षों से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने, यहाँ तक कि भोजन बनाने के लिए नए तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे हैं। मतलब कि एक दूसरे से हमने बहुत कुछ सीखा है। प्राचीन काल में भोजन बनाना सीखा है, संगीत रचने की जो कला है, पत्थर तराशने की कला, तो ये सभी लोगों ने एक दूसरे से ही सीखा था। और अगर वो सिर्फ अपनी जगह पर रहते, कहीं भी आवाजाही ना करते, तो फिर वो कुछ नहीं सीख पाते, क्योंकि जब हम नई जगह जाते हैं तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इसी प्रकार से उन्होंने भी नया नया कुछ सीखा था। अब देखिए, देश के नाम जो हमारा भारत है, हम आज इसे हम इंडिया बोलते हैं, भारत है, हिंदुस्तान, तो ये नाम कैसे पड़ा देश का? अपने देश के लिए हम इंडिया, भारत जैसे नाम का यूज़ करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसका संस्कृति में सिंधु कहा जाता है। तो ईरान और यूनान जो देश हैं, उनके द्वारा ये नाम दिए गए थे। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की तरफ से ईरानी और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंदोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा था। तो ये ईरानियों और यूनानियों के द्वारा नाम दिए गए थे। सबसे पहले हिदोस, फिर इंदोस और फिर इंडिया नाम दिया गया। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में जो लोग रहते थे उनके लिए एक मतलब उनके समूह के लिए यूज़ किया जाता था भारत का नाम का यूज़। इस समूह का उल्लेख संस्कृति की जो आरंभिक कृति है, मतलब जो आरंभिक ग्रंथ है ऋग्वेद, उसमें भी मिलता है। भारत का जो जिक्र मिलता है। बाद में इसका प्रयोग पूरे देश के लिए होने लगा था। अब देखिए, अतीत के बारे में हम कैसे जान सकते हैं? तो बड़ा क्वेश्चन ये है कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये हमारे अतीत में क्या कुछ हुआ था, क्या कुछ नहीं। तो अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीके के बारे में हम बात करेंगे कि जो पुस्तकें हैं उनको ढूंढना और पढ़ना। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण इन्हें पांडुलिपि कहा जाता था। पांडुलिपि वो होती है जो कि हाथ से लिखी जाती है, मतलब बिना किसी प्रिंटिंग प्रेस के या बिना किसी छपाई के, या मतलब खुद से हाथ से जो लिखी जाती है। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए जो शब्द है मैन्युस्क्रिप्ट यूज़ किया जाता है। लैटिन शब्द जो मैनु है, इसका अर्थ हाथ है, इससे निकला है मैन्युस्क्रिप्ट, और फिर इसको हिंदी में पांडुलिपि कहा जाने लगा। ये पांडुलिपियाँ कैसे बनती थी? ताड़पत्र अथवा हिमालय क्षेत्र में जो भुर्ज नामक एक पेड़ होता है, तो उसकी छाल से विशेष तरीके से तैयार की जाती थी। जो भोजपत्र है उस पर लिखी हुई मिलती हैं। तो आप ये देखिए, पांडुलिपि है ये, तो ये आप नीचे जो देख सकते हैं, ये है एक पेड़ की छाल है। भुर्ज नाम का एक पेड़ होता है। भुर्ज नाम मतलब ऐसा होता है बिल्कुल सीधा, और उसके ऐसे ऐसे पत्ते बने होते हैं, बड़े बड़े होते हैं। तो उसकी जो छाल होती है ना, तो उस पर ये पांडुलिपि लिखी गई है और इसको हाथ से लिखा गया था। ये एक पूरा पेज दिया हुआ है, मतलब इसको पृष्ठ मान सकते हैं आप एक। ये पांडुलिपि लगभग 1000 वर्ष पहले की लिखी गई थी। किताब बनाने के लिए ताड़ के पत्तों को काटकर, अब देखिए इन पत्तों को काटकर इनका अलग अलग हिस्सों को एक साथ बांध दिया जाता था। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर एक होल है, मतलब एक सुराख किया होता है। इसी तरह से सुराख करके इनको आपस में जोड़ के एक पूरी बुक बनाई जाती थी। इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियां तो खराब हो गई होंगी, क्योंकि आप खुद सोचिए, जब कोई पेड़ की कोई भी लकड़ी है, जो कुछ भी होता है ना, पत्ता होता है या कुछ भी, तो वो तो खराब हो जाता है समय के साथ। तो इसी तरह पांडुलिपियों को फिर कीड़ों ने खा लिया था और कुछ नष्ट हो गई थी, लेकिन फिर भी कुछ पांडुलिपियां अभी भी बची हुई हैं। और ये पांडुलिपियां मंदिरों विहारों में मिलती हैं, क्योंकि उस समय पर अगर हम प्राचीन भारत की बात करें तो उस समय लोगों का विश्वास ज़्यादा मंदिरों पर होता था, जहाँ उनका मतलब धर्म के प्रति बहुत ज़्यादा विश्वास था। फिर वो मंदिरों और विहारों में अपनी कीमती चीज़ें रख दिया करते थे। इसी तरह से जो पांडुलिपियाँ उन्होंने लिखकर मंदिरों और विहारों में रख दी थी, और वहीं से हमें कुछ पांडुलिपियाँ मिलती हैं, जिससे हमें इतिहास की जानकारी मिलती है। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों, राजा के जीवन, औषधियाँ और विज्ञान आदि के सभी प्रकार के विषय की चर्चा की गई है। इसके अलावा महाकाव्य, कविताएं और नाटक भी मिलते हैं। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए हैं, जबकि कई प्राकृत और तमिल भाषा में भी हैं। प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे। तो प्राचीन काल में क्या था कि जो एक समाज था वो 4 वर्णों में बटा हुआ था। तो 4 वर्णों की अगर हम बात करें, सबसे पहले ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र।
तो इन चारों में बटा था। तो जो ब्राह्मण होते थे, संस्कृत भाषा का ज्ञान सिर्फ उन्हें ही होता था और वो ही ग्रंथ पढ़ते थे, वो ही ग्रंथ लिखते थे। और जो क्षत्रिय थे वो शासक होते थे, वैश्य जो जॉब जैसे कृषि होते हैं, कृषि लोग होते हैं, वो वैश्य में आ जाते थे। और शूद्र जो दलित होते थे, मतलब कि जो सबसे नीच काम जिन्हें दिए जाते थे, जो प्राचीन काल की बात है, उस समय समाज ऐसे वर्गों में बटा हुआ था। तो जो प्राकृत भाषा थी वो आम जनता के द्वारा यूज़ की जाती थी, तो ब्राह्मणों के द्वारा संस्कृत ही यूज़ होती थी। अभिलेखों का इसके अलावा अभिलेख भी कुछ ऐसे मिलते हैं जिसके माध्यम से हमें इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। ऐसे लेख पत्थर और धातु जैसी कठोर सतह पर लिखे जाते हैं। कभी कभी शासक और बाकी लोग अपने आदेशों को इस पर लिखवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सकें, पढ़ें और उनका पालन कर सकें। तो कोई भी राजा के द्वारा, किसी के द्वारा अगर आदेश दिया जाता या कुछ भी अच्छा काम कराया जाता था, तो ऐसे जो अभिलेख होते हैं धातु पर ऐसे कुछ लिखे जाते थे। ये आप देख सकते हैं, अभी तो ये फीका हो चुका है, लेकिन आप ऐसे देख सकते हैं इस पर कुछ लिखा हुआ है। तो ऐसे में वो लिखवाते थे कि लोग इस आदेश को पढ़ें, फिर उनका पालन करें। कुछ और प्रकार के भी अभिलेख मिलते हैं जिसमें राजाओं और रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने अपने कामों का विवरण किया हुआ है। जैसे कि शासक लड़ाइयों का विवरण कराते थे और अपनी जो भी उनकी जीत होती थी उनका लेखा जोखा लिखवाया करते थे। तो ये जो है ये 2200 वर्ष पुराना एक अभिलेख है। वर्तमान अभी प्रेजेंट में अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ है। अभिलेख अशोक नामक शासक के आदेश पर लिखवाया गया था। और इस शासक के बारे में हम पढ़ेंगे। जो अशोक है, जो महान अशोक जिसे कहा जाता है, उसके द्वारा ये लिखवाया गया था। जब हम कुछ लिखते हैं तो तब हम किसी लिपि का प्रयोग करते हैं। लिपियां अक्षरों अथवा संकेतों से बनी होती हैं। जब हम कुछ बोलते हैं, पढ़ते हैं, तब हम एक भाषा का प्रयोग करते हैं। यह अभिलेख इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली यूनानी और अरामेइक नाम की दो भिन्न लिपियों की भाषाओं से है। मतलब यूनानी और अरामेइक जो लिपियां हैं उनमें ये अभिलेख लिखा गया है। अब देखिए, इसके अलावा बहुत सारी ऐसी वस्तुएं अतीत में बनाई गई थी और यूज़ की जाती थी जिनसे हमें इन वस्तुओं का अगर अध्ययन किया जाता है तो उनसे हमें इतिहास की जानकारी मिलती है। और जो इन वस्तुओं का अध्ययन करते हैं उन्हें पुरातत्वविद कहा जाता है, मतलब कि आर्कियोलॉजिस्ट। जो पुराने सामान मिलते हैं, बहुत बहुत हज़ारों लाखों साल पुराने, उनका अध्ययन करते हैं तो उन्हें आर्कियोलॉजिस्ट कहा जाता है। पुरातत्वविद पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के जो अवशेष, एविडेंस, चित्र और मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। इसके साथ ही औजार, हथियार, बर्तन, आभूषण और सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन और खुदाई भी करवाते हैं। अगर उन्हें डाउट हो कि यहाँ पर कुछ हमें एविडेंस मिल सकता है तो वहाँ पर फिर खुदाई होती है। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, पक्की मिट्टी और कुछ धातु की बनी हो सकती हैं। ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट ना होने वाले होते हैं। जो पक्के होते हैं, पत्थर होते हैं, वो जल्दी नष्ट नहीं होते हैं। तो यहाँ पर आप चित्र में भी देख सकते हैं। ये देखिए, ये मृद भांड मतलब कि मिले हैं, ये बर्तन मिले हैं। ये देखिए पक्की मिट्टी से बने हुए जो आज तक मिल रहे हैं। यहाँ पर मुहरें मिली हैं, कुछ आभूषण भी मिले थे बहुत सारे। एक प्राचीन नगर से ये प्राप्त पात्र है। इसी तरह के पात्रों का प्रयोग लगभग 4700 वर्ष पहले होता था। और आप देख सकते हैं एक चांद, ये पुराना सिक्का है। उस समय पर सिक्के गोल नहीं होते थे, देख सकते हैं आप, ऐसी शेप होती थी स्क्वायर टाइप। तो ये चांदी के पुराने सिक्के हैं। अब देखिए, इसके अलावा जो आर्कियोलॉजिस्ट है वो और कैसे इतिहास के बारे में पता करते हैं। जानवरों, चिड़ियों और मछलियों की हड्डियों को ढूंढते हैं। इससे उन्हें जानने में मदद मिलती है कि अतीत में लोग किस तरह से क्या कुछ खाया करते थे। वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बचते हैं। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जले हुए मिल जाते हैं तो उनसे कुछ जानकारी मिलती है। अब देखिए, पांडुलिपियाँ अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। मतलब जो पांडुलिपियाँ, अभिलेख और पुरातत्व से जो भी हमें जानकारी मिलती है उनको इतिहासकार क्या कहते हैं? स्रोत। इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। अब देखिए, यहाँ पर दो वर्ड है, एक तो पुरातत्वविद और दूसरा इतिहासकार। पुरातत्वविद वो होते हैं जिन्हें आर्कियोलॉजिस्ट बोलते हैं, जो कि किसी स्रोत नहीं, जो कि किसी एविडेंस, अवशेषों के जरिए इतिहास की जानकारी
प्राप्त करते हैं और इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो कि अतीत का अध्ययन करते हैं। स्रोत जो मिलते हैं उससे प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना ज़्यादा अच्छा हो जाता है। जब हमें कोई, आपने देखा होगा, जब हम चित्र के माध्यम से कुछ भी पढ़ते हैं या लिखते हैं हमें अच्छे से पता चल देता है और बहुत अच्छे से हमें उसकी नॉलेज हो जाती है। इसी तरह से जो अतीत के बारे में पढ़ना, जब कोई स्रोत मिलते हैं फिर बहुत रोचक हो जाता है, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण कर सकते हैं। और इतिहासकार पुरातत्वविद जासूसों की तरह काम करते हैं जो सभी स्रोतों का प्रयोग करके सुराग के रूप में अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। तो आप देखिए, जो जासूस होते हैं अगर उन्हें थोड़ा सा भी एविडेंस मिल जाता है तो वो पूरी कहानी समझ लेते हैं कि इसके पीछे कहानी क्या है। इसी तरह से जो इतिहासकार और पुरातत्वविद हैं वो भी स्रोतों का प्रयोग करके अतीत के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, अतीत एक है या अनेक है। तो अगर हम देखें, इस जो हम ये बुक कर रहे हैं हिस्ट्री की, इसके जो बाहर हमारा जो टाइटल है बुक का, इसका क्या है कि हमारे अतीत, ये अतीत का शब्द प्रयोग जो है बहुवचन के रूप में किया गया, मतलब एक से ज़्यादा अतीत के बारे में बात की गई है। ऐसा इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया कि अलग अलग समूहों के लोगों के लिए अतीत के मायने अलग अलग होते हैं। उदाहरण के लिए पशुपालकों, कृषकों का जीवन राजाओं रानियों के जीवन से और व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से बहुत अलग होता था। मतलब कि जो पशुपालक थे उनका जीवन अलग था, कृषियों का जीवन अलग था, और उसके अलावा जो राजा रानी थे उनका जो जीवन था वो डिफरेंट था। तो इसी तरह से जैसा कि आज भी हम देखते हैं, उस समय भी देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहार उनके थे, रीति रिवाज थे, उनका पालन करते थे। और आज भी अंडमान द्वीप के जो अधिक लोग हैं वो अपना भोजन जो है मछलियाँ पकड़कर, शिकार करके और फल फूल के द्वारा प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत जो लोग शहरों में रहते हैं वो लोग खाद्य आपूर्ति के लिए व्यक्तियों पर निर्भर रहते हैं। और इसी तरह के जो भेद हैं, मतलब जो डिफरेंसेस हैं, जो अंतर पाए जाते हैं, वो अतीत में भी होते थे। इसी वजह से हमारे अतीत का मतलब है कि सभी लोगों के अतीत के बारे में जानना। इसके अलावा ये एक तरह का भेद भी है। उसी समय शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे। जो शासक होते थे वो अपने अभिलेख या कुछ भी पांडुलिपियाँ, अपने ग्रंथ लिखवा देते थे। इसी कारण हम उन शासकों और उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं। तो आपने कभी सोचा है कि जो हम लड़ाइयाँ इतने साल पहले हुई, कौन जीता कौन हारा, ये हमें कैसे पता चलता है? क्योंकि जो शासक थे वो अपनी लड़ाइयों का लेखा जोखा पूरा लिखवा कर रखते थे और मतलब कुछ ऐसे आदेश भी देते थे। और सिर्फ ये ऐसा वही लोग करवाते थे जो जिनके ज़्यादा पैसे जिनके पास होता था, है ना। गरीब आदमी तो अपना पालन पोषण ही मसा करता था। जबकि जो शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषि अथवा पशुपालक जैसे आम आदमी अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे। तो आप सोचिए, इनके पास इतना ज़्यादा पैसा धन नहीं था कि ये अपने हर एक काम को लेखा जोखा रख सके। पुरातत्व की सहायता से हमें उनके जीवन को जानने में मदद मिलती है। अभी भी इनके बारे में बहुत कुछ जानना बाकी है। जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो उनकी सहायता से हम बहुत कुछ जान सकते हैं, लेकिन अभी भी इतना सब कुछ हम नहीं जान पाए हैं, अभी बहुत कुछ बाकी है। अब देखिए, जो तिथियां हैं, तिथियों का मतलब क्या होता है? तिथि का मतलब हमें क्या होता है? दिन, तारीख, महीना, है ना। तो वर्ष, जैसे कौन सा साल है या कोई और वर्ष होगा। जब हम पूछे, अगर हम इस वर्ष की बात करें तो 2025 चल रहा है, तो वर्ष की गणना जो कैसे की जाती है? ईसाई के जो धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। मतलब एक टाइम लाइन है, ये यहाँ पर है 0। तो इससे पहले का जो समय था वो ईसा मसीह का जन्म जो हुआ 0 में हुआ, ठीक है, 0 ईसा पूर्व में हुआ। तो इसके बाद के जो वर्ष हैं उसको हम आज देखते हैं 2025 जो है इसके बाद के वर्ष में गिना जाता है। ईसा मसीह के जन्म से पहले की सभी तिथियों को ईसा पूर्व यानी कि ईसा से पहले, ईसा मसीह के जन्म से पहले इसके रूप में लिखी जाती हैं। और पुस्तक में हम 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान से पूर्व की तिथियों का उल्लेख करेंगे। मतलब वर्तमान से जो पहले की तिथियां उनके बारे में हम जानेंगे इस पूरे क्लास 6 में। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है तिथियों को लेकर। अब देखिए, इतिहास और तिथियाँ क्या कहती हैं। जो अंग्रेजी में हम जब यूज़ करते हैं ईसा पूर्व का, तो आपने सुना ही होगा, है ना, कि ईसा पूर्व
या कुछ भी BC, अंग्रेजी में उसको बिफोर क्राइस्ट इरा BC कहा जाता है। इसका मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व, मतलब कि ईसा मसीह के जन्म से पहले। पूर्व का मतलब क्या होता है? पहले, जैसे बोलते हैं ना पूर्व धारणा, पूर्व धारणा। इट मीन्स कि हमारे मन में कोई पहले ही धारणा बनी हुई है, तो पूर्व का मतलब होता है पहले। तो ईसा पूर्व, ईसा से पहले की बात होगी। कभी कभी हम इन तिथियों को AD, जो कि हिंदी में ईसवी लिखा जाता है, इसे एनो डोमिनी कहा जाता है, जो कि लैटिन शब्दों से बना है। इसका अर्थ है कि ईसा मसीह के जन्म का वर्ष है AD, ठीक है। कभी कभी AD की जगह पर CE और BCE की जगह पर BCE इसका यूज़ भी होता है। ये बिल्कुल सेम बात है, BC लास्ट में E लगाओ चाहे ना लगाओ, सेम बात है। BC और BCE सेम है। CE अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा तथा BCE का बिफोर कॉमन एरा के लिए होता है। हम इन शब्दों का प्रयोग क्यों करते हैं? क्योंकि विश्व के अधिक देश हैं जो अब इस कैलेंडर का प्रयोग करते हैं, और भारत में तिथियों के इस रूप का लगभग प्रयोग जो 200 वर्ष पूर्व शुरू हुआ था। मतलब कि जब भारत में जो यूरोपीय लोग जो आने शुरू हुए थे, उस समय से ही इनका यूज़ होना शुरू हुआ था। कभी कभी अंग्रेजी के BP अक्षरों का भी प्रयोग होता है, जिसका अर्थ होता है बिफोर प्रेजेंट, मतलब कि वर्तमान से पहले। जो वर्तमान से पहले की बात करेंगे तो उसको BP कहा जाएगा। तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ आ गया होगा। तो इसके जो वर्ड्स हैं, अगर आपको यात्रा का पता चल गया, यात्रा क्या है या क्यों करते थे लोग, पांडुलिपि, अभिलेख, पुरातत्व, इतिहासकार, स्रोत, अज्ञात लिपि का अर्थ निकालना। तो अब देखिए यहाँ पर 2 वर्ड्स में आप कंफ्यूज हो सकते हैं, एक तो पुरातत्व और इतिहासकार। पुरातत्व मतलब आर्कियोलॉजिस्ट, जो कि एविडेंस मिलते हैं उनके माध्यम से, जिन्हें जैसे कि पुराने सिक्के, पुराने अभिलेख, उनके माध्यम से वो जानकारी एकत्र करते हैं। और इतिहासकार वो होते हैं जो कि इतिहास का अध्ययन करते हैं, और आर्कियोलॉजिस्ट जो सामान मिला है प्राचीन काल से, जब पुराने इतिहास के समय से, उनका अध्ययन करते हैं। तो इसको आप कंफ्यूज नहीं होना, दोनों अलग अलग होते हैं, लेकिन ये दोनों ही इतिहास के बारे में जानकारी देते हैं। अब देखिए यहाँ पर आप मैचिंग करके खुद से देखिएगा, ताकि आपको पता चल जाए कि आपको समझ आया है या नहीं। और इसकी आप ये जो है एक्सरसाइज के भी आप रिवीजन कर सकते हैं। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।